हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 2024 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले मैट्रिक के छात्र हैं और आपका 15 फरवरी का बिल्कुल हिंदी का पेपर होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल वायरल पेपर है। जिससे आपको बता दें कि 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, जो बिल्कुल वायरल है और 15 फरवरी के पूछा जाएगा। यकीन नहीं है तो आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद खुद आपको यकीन हो जाएगा। तो यहाँ 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए फटाफट इस एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख कर जाइए और 100% छाप के आइए। बिल्कुल आप लोग 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख कर जाइएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपको एग्जाम में कम नंबर आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यह वायरल पेपर है। दिया हुआ है कि पुष्क पुष्करिणी किसकी रचना है, यानी पुष्करिणी किसकी रचना है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अज्ञेय का रचना होने वाला है पुष्करिणी। बिल्कुल अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन से है। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में कौन से है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल फटाफट से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है, जिसमें आपको 50 बनाकर जरूर आ जाइएगा। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो याद रखना है कि 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात कुंवर नारायण होने वाले हैं। याद रख लेना है कि ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वीरेन डंगाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी अर्थात सन 1991 ईस्वी में। बिल्कुल आप 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख कर जाइए और बोर्ड में हूबहू छाप कर चले आइए। दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न की अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कवि ने कहा से लिया गया है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यानी नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता के है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए अर्थात लौट कर आऊँगा फिर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है। अगली प्रश्न 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात जोसेफ रिल्के, यानी रेनर मारिया रिल्के के पिता के नाम जोसेफ रिल्के थे। अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न हूबहू प्रश्न है। दिया हुआ है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो याद रखना है कि 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात रेनर मारिया रिल्के किसकी। तो रेनर मारिया रिल्के की कविता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। तो याद रखना है कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात प्रयाग शुक्ल, यानी ऑप्शन डी याद रखना है। बिल्कुल हम लोग 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, अंत तक वीडियो देख कर जरूर जाइएगा। दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न की अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड के बेटा क्या समझता है। अंग के ड के बेटा क्या समझता है। तो याद रखना है कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए, यानी माँ समझता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नाना काना साहब अब कहाँ है। यानी गुरु नानक का जन्म स्थान नाना काना साहब अब कहाँ है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो बिल्कुल याद रखना है कि 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है। तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात तीनों लोग क्या है, तीनों लोग तीहूपुर शब्द का अर्थ है।
अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि ठट्टे विदेशी ठाट सब वन्यो देश विदेश। ठट्टे विदेशी ठाट सब वन्यो देश विदेश, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात स्वदेशी। बिल्कुल 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वायरल प्रश्न देख कर ही जाना है इस वीडियो को कंप्लीट एग्जाम से पहले। तो दिया हुआ है 15 नंबर में कि गुंजन किस कवि की रचना है। गुंजन किस कवि की रचना है, तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सुमिंद्रानंद पंत की। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात भारत माता। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि के नाम क्या है, तो याद रखना है कि 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन ए अर्थात सचितानंद हीरानंद वात्सय अज्ञेय। ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था। अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था, याद रखना है कि 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है, तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभिषिका को। इसकी आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभिषिका का चित्रण करती है। अगली प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि प्रभाव शब्द कौन लिंग है। प्रभाव शब्द कौन लिंग है, तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात पुल्लिंग है। प्रभाव शब्द पुल्लिंग है। अगली प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न, बिल्कुल आप लोग 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो से देख कर ही जाइएगा। दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द क्या है, तो याद रखना है कि 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात तत्सम शब्द आम्र है। अगले प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो याद रखना है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन बी अर्थात भगवती होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, तो बिल्कुल हम लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखकर जरूर जाएंगे। कारक के कितने भेद है। कारक के कितने भेद है, तो याद रखना है कि 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात कारक का 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो याद रखना है कि 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी यानी करण कारक का उदाहरण है। करण कारक का उदाहरण है। अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो याद रखिएगा कि नदियाँ होगी नदी शब्द का बहुवचन। अगले प्रश्न 27 में प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द सूर्या होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाए तब क्या कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में पिरो दिए जाए तब क्या कहलाते हैं, तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल 29 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से। दिया हुआ है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो याद रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि दुखी लोगों को मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। दुखी लोगों को मदद करे किस विशेषण का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी, याद रखना है कि 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मंगमा दही बेचती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना है कि इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्या है कैलाश के द्वारा
कैलाश ने, किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। बिल्कुल। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचनाकार का जो नाम है याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था, तो सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ किस बांध से टूटने की बात कही गई है? तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न की जो सही उत्तर होने वाला है 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात दलेई बांध के टूटने की बात कही गई है। अगले प्रश्न 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? मंगू की बड़ी बहन के क्या नाम है? तो याद रखना है कि 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात कम्मू नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल देखेंगे हम लोग। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखना है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। क्या? एस रंगराजन है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन पापती को अकेली छोड़ नहीं जाना चाहती थी? कौन पापती को अकेली छोड़ नहीं जाना चाहती थी? तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी वली आलम नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। अगले प्रश्न देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वली अलाम के गांव का नाम क्या था? तो याद रखना है कि वली अलाम के गांव का नाम था मुनांडी पिटिट। क्या है? मुनांडी पिटिट। ठीक है। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे, 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के सीता का क्या देखकर आरूसी हो गई? तो याद रखना है कि इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा 39वां प्रश्न का ऑप्शन बी यानी अपना काला ओढ़ना देखकर। अपना काला ओढ़ना देखकर। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ में सीता के बड़े के नाम क्या था? तो 40वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी यानी कैलाश नाम था। क्या नाम था? कैलाश नाम था। 41वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो 41वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात भूतकाल का उदाहरण है, वह खा चुका था। अगले प्रश्न दिया हुआ है 42वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 42वां प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वह याद रखना है ऑप्शन सी अर्थात 4 भेद होने वाला है। कितने? 4 भेद होने वाले हैं। अगले प्रश्न 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्वज जोड़ा जाता है वह कहलाता है। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्वज जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना है कि उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 44वां प्रश्न की सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है यह पूछा जा रहा है। तो 44वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था, तो सु सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो याद रखना है कि समझौता शब्द में जो प्रत्यय है वो ऑप्शन बी अर्थात औता है। क्या है? औता बिल्कुल प्रत्यय है। अगले प्रश्न 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो याद रखना है कि उपेक्षा शब्द का विशेषण जो होगा ऑप्शन बिल्कुल सी इसका सही उत्तर है यानी अपेक्षित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 47वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था, तो मेल होता है। संधि क्या होती है? मेल से बनती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 48वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर कौन समास है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात कर्मधारय समास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 49वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि शिव पार्वती कौन सा समास है? शिव पार्वती कौन सा समास है? तो 49वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात द्वंद्व समास होगा। अगले प्रश्न 50वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं तो किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं वो क्या कहलाता है? तो 50वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर यानी पदबंध हो जाएगा।